Hello learners, this is Yash and welcome back to City Point. So what we have to do in today's session, in the last session we completed what? Actually we have been doing some classifications of subordinate conjunctions, है ना? So what we have to do, we have to continue the same and आज किसका turn है? आज है conditional clauses का, यानी कि subordinate conjunctions which work, which function in conditional clauses. ठीक है, so there are many words which act as subordinate conjunctions and they play the role, their role in a particular कंडीशन क्लॉज, है ना? तो उसी के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे आगे। वैसे तो कंडीशन क्लॉज जो है वो मैंने इसके लिए ना एक सेशन ले रखा है, एक अच्छा लेंथी सेशन है वर्ब्स में, है ना? तो वैसे आज कराने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आई वांटेड टू क्लासिफिकेशन कंप्लीट द क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सो दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस लेक्चर इन माय टुडेस सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में। मतलब क्लॉज होते हैं, है ना? तो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो कंडीशन का मतलब आपको पता ही है, कंडीशन क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति। तो वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कंडीशंस इन अवर लाइफ, इन अवर करियर, है ना? तो उसी के बेसिस पे इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं एंड यू कैन यूज व्हाट, यू कैन इंक्लूड सम ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इन दीज क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट और वेदर, है ना? तो ये क्या करता है, ये बताता है आपको, मतलब ये हेल्प करता है आपको कंडीशनल क्लॉजेस फॉर्म करने के लिए, है ना? तो जैसे आपको पता ही है इफ की हिंदी क्या होती है? अगर, है ना? अगर मैं ये करता, अगर मैं वो करता, अगर ये ना होता तो मैं वो कर देता, इस तरीके से बोलते हैं ना, वो कंडीशन को इंडिकेट करता है। सो दीज आर दी कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कंडीशन को इंडिकेट करती है, सिंपल शब्दों में, है ना? चलो अब क्वांटिटी करते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया है। तो सबसे पहले इफ है, देखो वैसे है ना, इफ मैंने करवा रखा है, ठीक है, वर्ब्स के सेशन में। आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन फॉर दिस दिस वर्ड, है ना? बट आज हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तो करना जरूरी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, ये कंडीशन बताता है। क्या इफ क्या है? कंडीशन बताता है। जैसे होता है ना, इफ की हिंदी क्या होती है? अगर, अगर ये हो जाएगा तो मैं वो कर दूंगा, अगर वो मिल जाएगी तो मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, इस तरीके से होता है ना। तो वो जो है कंडीशन को इंडिकेट करता है, इफ। So we use a conditional sentence consisting of a conditional clause and a main clause। ठीक है, ये वही बात बोल रहा है आपको, जैसे पता ही है कि हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लॉजेस के बीच में रखते हैं। पहले आता है आपका इंडिपेंडेंट, देन आता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, है ना? तो ये आपको बात शुरू से पता ही है, ठीक है, ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी, ये भाई कैसे फॉर्म होते हैं आपके इफ क्लॉजेस। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन द इफ क्लॉज। अच्छा, ये पहले बता चुका हूँ सब कुछ, मैं इंस्ट्रक्शन को रीड आउट नहीं करूंगा, आई विल बी डायरेक्टली कमिंग टू दी एग्जाम्पल्स, है ना? तो पहला क्या है? इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल्स। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम मेहनत करते हो, ठीक है, अगर तुम परिश्रम करते हो तो तुम अपने गोल को पा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इफ है वो किसके साथ लगा है? वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्क से क्या पता लग रहा है, ये कौन सी वर्क की फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से क्या पता लगा कि ये प्रेजेंट फॉर्म है ना? तो अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में इफ का यूज करते हो, इसके बारे में बात कर रहा हूँ केवल अभी, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में इफ का यूज करते हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा क्यों लगा हुआ है पहले ये बताओ। यहाँ पे कॉमा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो है ना, एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिगिन करती है या डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस की शुरुआत में आता है और प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बाद में आता है, ठीक है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगेगा, है ना? और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले भी, मतलब या प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा लगेगा, है ना? तो ये है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई अगर इफ को आप प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, वर्क क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो, ठीक है। मॉडल वर्ब का यूज करो, जैसे विल का यूज कर लो, ठीक है, शैल का यूज कर लो, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। कुड का भी यूज कर सकते हो अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हो। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पूरा सेंटेंस टोटली प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और मॉडल वर्ब का कोई टेंस नहीं होता, आपको पता है इस बात का। मतलब मॉडल वर्ब प्रेजेंट को भी इंडिकेट करता है, पास्ट को भी इंडिकेट करता है। तो आप अगर इफ को प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हो तो केवल वो मॉडल वर्ब आप चूज करोगे जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रही होगी। तो कैन है, कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, है ना? तो इस तरीके से कैन का यूज मैं कर सकता हूं इस सेंटेंस के अंदर, किसके साथ? इफ के साथ, क्योंकि इफ भी प्रेजेंट टेंस में ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुड का यूज करता पास्ट के लिए तो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि अगर इफ प्रेजेंट टेंस के लिए यूज हो रहा है तो आगे जाके आप प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करते हो, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है मेहनत करने का,
है ना? अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ये बोल रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ इट रेन्स आई विल हैव टू डिले माय मीटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर बारिश होती है, ठीक है, अगर बारिश होती है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, विल लगा दिया, और विल क्या इंडिकेट करता है? फ्यूचर इंडिकेट करता है, ये पास्ट इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। तो आप जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें विल का भी यूज कर सकते हो जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, या ऐसी मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हो जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। लेकिन पास्ट वाली फॉर्म कभी भी यूज नहीं होगी, ठीक है, किसमें? प्रिंसिपल क्लॉज में, ठीक है। अगर जो सब ऑर्डिनल क्लॉज होगा उसमें इफ यूज होगा किसके साथ? प्रेजेंट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब के साथ, ठीक है। तो अगर बारिश होती है तो मैं अपनी मीटिंग को डिले कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा? डिले कर दूंगा, ठीक है, अगर बारिश होती है तो। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में जा सकता है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में भी रह सकता है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में नहीं रह सकता। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इफ योर पेरेंट्स ऑर्डर यू टू डू एनीथिंग यू मस्ट ओबे देम, ठीक है। अगर तुम्हारे माता पिता, है ना, पेरेंट्स, तुम्हें कुछ करने के लिए ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं, मतलब जो भी है, मैं एकदम से हिंदी या नहीं आ पाती है जुबान पे, ठीक है। ऑर्डर मतलब आज्ञा देते हैं, नहीं, हाँ, आज्ञा देते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता तुमको कुछ भी करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, तो तुम्हें क्या करना है? उसका पालन करना है ना। तो ओबे का मतलब क्या होगा? पालन, ठीक है। तो जरूर पालन करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मस्ट आ गया है, तो मस्ट इंडिकेट करता है नेसेसिटी, तो वहां पे जरूर पालन करना है, ठीक है, ना कि तुम्हें पालन करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? इफ है, इफ के साथ क्या लगा रहा हूं मैं? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट में है। तो आने वाला जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसमें ये मैंने क्या लिखा हुआ है? मस्ट का यूज कर रखा है। मस्ट प्रेजेंट को भी इंडिकेट करता है, फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है, जरूर पालन करना होगा या जरूर पालन करना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये इंडिकेट क्या कर रहा है? इसको यूज किया जा सकता है, मस्ट को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि विल के या शैल के बाद हैव का यूज कर दो यहाँ पे, ठीक है, कैन के बाद हैव का यूज, या यहाँ पे विल के बाद हैव का यूज, या मस्ट के बाद हैव का यूज, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाता है तो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आप कैसे कर सकते हो? ऐसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है? कि आप इफ को, है ना, दो सेंटेंसेस के बीच में भी डाल सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इफ आ सकता है, एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंसेस में क्या है? इन वाले सेंटेंसेस में इफ शुरुआत में है। अगर इफ शुरुआत में होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पे आएगा कॉमा। लेकिन अगर इफ यहीं पे ही है, दो सेंटेंसेस के बीच में है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है मेन, सॉरी, आपका डिपेंडेंट क्लॉज, तो यहाँ पे इफ आ गया, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ, और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे अगर इफ आया तो दोबारा बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आता है इफ यहाँ पे शुरुआत में, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। जैसे आई विल हैव टू डिले माई मीटिंग इफ इट रेन्स, ठीक है, मैंने इस वाले ही सेंटेंस को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इफ इट रेन्स आई विल हैव टू डिले माई मीटिंग। लेकिन अब मैंने क्या करा है? यहाँ पे इफ शुरुआत में था, अब यहाँ पे इफ मैंने क्या कर दिया? बीच में यूज कर दिया है, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इफ कहाँ आ रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आ रहा है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, है ना। आई विल हैव टू डिले माई मीटिंग, मुझे अपनी मीटिंग डिले करनी होगी अगर क्या हो जाए? बारिश हो जाती है तो। उसके बाद है, आपको टेंसेस वही ध्यान रखना है। इफ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर इंडिकेट करने वाला टेंस होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है, यू कैन अचीव योर गोल्स इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो अगर तुम मेहनत करते हो तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इफ को, ठीक है, टू इंडिकेट व्हाट? कंडीशन, अब वैरायटी ऑफ कंडीशंस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? कभी कभार इफ के साथ कभी कभी आपको दिख जाएगा, यूज कर सकते हो। वैसे तो यूज मना है कि भाई इफ के साथ या किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ क्या नहीं यूज करना है? आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना है, मना होता है, ठीक है। लेकिन यूज हो जाता है अगर इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज और टू इंडिकेट दैट कंडीशन। कभी कभार इंडिकेट करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज कर सकते हो। जैसे वाइल है, वाइल के बाद हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है ना, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो और वाइल भी एक क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ऐसे ही आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है, अगर सेंटेंस ऐसा बनता है तो आप यूज कर सकते हो क्या? आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हो रहा है? हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव योर गोल्स। अब थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा कि भाई अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो अपने गोल को तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभार इसके साथ आप प्रेजेंट टेंस भी देख सकते हो।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन क्या होती है? हैज उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ शी हैज नोटिफाइड द बॉस शी विल बी कॉल्ड। इफ शी हैज नोटिफाइड द बॉस शी विल बी कॉल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर उसने बॉस को नोटिफाई कर दिया है या उसे बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है किसको? बॉस को, तो उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसको बुलाया जाएगा। किसको? शी को। ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, कभी कभार शुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ के साथ, बट ये वाला एसएससी में नहीं आएगा। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि अगर आपको कभी रेयरली दिख जाए, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो। वैसे ही आपको एसएससी में नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस गलत नहीं है, बट इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस, इसलिए यहाँ पे काटा मार रहा हूँ एसएससी के अंदर आने के लिए। ये वाला रूल फॉलो नहीं किया जाता और ये भी बहुत कम आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इफ के साथ और शुड इफ के साथ रेयरली ही आता है और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो और ये भी कभी कभार आपको दिख सकता है, बाकी इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में पता है आपको या तो पास्ट फॉर्म दिखेगी या प्रेजेंट फॉर्म दिखेगी, जैसे ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इफ यू शुड कॉल द पुलिस यू कैन गेट सम कॉम्पनसेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर तुम पुलिस को कॉल करते हो तो तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन मिल सकती है। कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा, मतलब अगर किसी का कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए, भरपाई के लिए जो वर्ड होता है हिंदी में वो वाला। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ क्लॉज के बारे में क्या है कि इफ जो है अब तक आपने देखा कि प्रेजेंट में यूज होता है ना? प्रेजेंट फॉर्म मतलब इफ के साथ क्या आता है? आपका प्रेजेंट टेंस आता है ना? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इफ प्रेजेंट के लिए भी आ सकता है और पास्ट के लिए भी आ सकता है। अगर इफ प्रेजेंट के लिए आता है तो प्रेजेंट कंडीशन दिखाएगा, दैट इज रियल। रियल मतलब जो हो सकती है, हो सकेगी आगे फ्यूचर में। जैसे अगर बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है आपका इफ। तो यहाँ पे इफ इट रेन्स बोल रहा हूँ तो वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है या फ्यूचर को भी कर सकता है, क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है। तो यानी कि ये कोई ऐसी कंडीशन जो लाइकली हो, है ना? इफ जब प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होता है तो कुछ ऐसी कंडीशन को शो करेगा दैट इज लाइकली टू हैपन, हो सकता है आगे। लेकिन अगर इफ के बाद पास्ट टेंस यूज होता है, वो भी कौन सा वाला? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद इफ के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो वो एक ऐसी कंडीशन को शो करेगा जो अनरियल है ना? जो अनरियल है और पास्ट में शो कर रहा है, यानी कि पास्ट में वो नहीं हुई थी। वी आर जस्ट अज्यूमिंग अगर वो होती तो क्या होता, इस तरीके से। जैसे इफ रेचल प्रैक्टिस सॉरी इफ रेचल प्रैक्टिस्ड अ लिटिल ही वुड क्लियर द टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इफ रेचल प्रैक्टिस्ड अ लिटिल ही वुड क्लियर द टेस्ट, कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस देखो सबसे पहले क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी प्रैक्टिस की ठीक है, तो प्रैक्टिस की जो सेकंड फॉर्म है वो प्रैक्टिस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट हो गया। तो इफ के साथ अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वो ऐसी कंडीशन को शो करेगा जो हुई हुई नहीं है, जो हुई नहीं है पास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर रेचल ने प्रैक्टिस करी होती थोड़ी बहुत भी तो वो टेस्ट को क्लियर कर लेता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ऐसे ही बन सकता है, इफ आई वर ही आई वुड ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, अगर मैं उसकी जगह होता। ठीक है, यहाँ पे पता है आई के साथ वर्ब लगता है। अब क्यों लगता है ये मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये वर्ब्स के सेशन में आई ऑलरेडी टेकन द वर्ब सेशन और बता रखा है कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस में आई के साथ वर्ब लग सकता है टू इंडिकेट दी अनलाइकली और अनरियल कंडीशन। ठीक है, इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, अगर मैं वह होता तो मैं कंपनी को ज्वाइन कर लेता, मैं कंपनी को ज्वाइन कर लेता, है ना? तो इस तरीके से आपका यूज हो सकता है इफ पास्ट टेंस के साथ। तो अगर इफ पास्ट टेंस को ऐसे इंडिकेट कर रहा है तो वो ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करेगा जो एक्चुअली में हैपन ही नहीं हुई है, जो कि अनरियल है। ठीक है, और कभी कभार फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे वुड आ गया, तो यहाँ पे फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकता है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कंपनी ज्वाइन कर लेता, और फ्यूचर में, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है ना? और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प, व्हाई? बिकॉज मैं अच्छे से इसका सेशन ले चुका हूँ वर्ब में, वर्ब्स के सेशन में। तो वर्ब्स के जो वीडियोस हैं पहले के उनको देख लो एक बार, अगर इफ समझना है सही से। ठीक है, उसके बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं किसके? इफ के, उस वर्ब्स के सेशन में। चलो, कभी कभार क्या होता है? इट इज यूज्ड टू शो अ कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन, बता ही दिया कि भाई जो एक्चुअली में हुई नहीं है, इफ ऐसी कंडीशन का शो करता है एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट, और पास्ट में भी पॉसिबल नहीं थी। तो इस तरीके के टेंसेस के लिए क्या यूज होता है? हैड बीन यूज होता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह की कंडीशन शो करने के लिए जो पास्ट में एक्चुअली हुई नहीं थी। ठीक है, तो उसके साथ आप किसका यूज करोगे? हैड बीन का, मतलब इफ के अंदर। ठीक है, और उस केस में आप शुड हैव का यूज कर सकते हो।
और कुड हैव का यूज कर सकते हो, माइट हैव का यूज कर सकते हो, किसमें, जो मेन क्लॉज होता है आपका, जो मेन क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज, वुड हैव का भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आप एक्चुअली में पास्ट को शो कर रहे हो, ठीक है, हैड बीन लगा के आप पास्ट शो कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप कंडीशन क्लॉज, यानी कि ये कंडीशनल क्लॉजेस हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप हैड बीन का यूज कर रहे हो तो पास्ट में चला गया, और मॉडल वर्ब को भी आपको पास्ट में इंडिकेट करना है, तो कैसे यूज करोगे, वुड के साथ हैव लगा दोगे या मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा दोगे, क्योंकि अब ये पास्ट हो गया ना, तो इसको भी पास्ट बनाना है, तो मॉडल वर्ब अगर यूज कर रहे हो तो उसके साथ हैव लगा दो। वाई? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा देते हो तो पास्ट को इंडिकेट कर देता है ना। तो इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव वॉन द मैच, कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता तो मैं मैच जीत चुका होता, इस तरीके से, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जो एक्चुअली में हुई नहीं है, पास्ट में, पास्ट में। ये वाले जो टेंसेस हैं ये फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो वो फ्यूचर या प्रेजेंट बताएंगे, किस तरीके से, कि भाई हुआ होता तो, एक्चुअल में है वो अनरियल तब भी, लेकिन फ्यूचर की बात, जैसे अगर फ्यूचर में क्या, अगर आप बोलना हो कि भाई ट्रेन कल आएगी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ यार अगर ट्रेन आज आ जाती तो आएगी कल, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी पहुंच जाता, ठीक है, तो इस तरीके से, तो तब भी आप इस तरीके से ही सेंटेंसेस बनाओगे इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है इफ के साथ तो ये पास्ट को क्यों नहीं शो कर रहा है, फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है जो अनरियल होता है, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका, तो ये हो गया हैड बीन वाला। इफ यू हैड advised me earlier I should have got my son checked by the doctor, इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर तुमने मुझे पहले एडवाइस किया होता, ठीक है, पहले एडवाइस किया होता, ठीक है, तो मैं अपने बेटे को चेक करा चुका होता डॉक्टर से, है ना। या ऐसे ही बोल सकते हो, अगर तुमने मुझे पहले एडवाइस किया होता तो मैं डॉक्टर से अपने बेटे को पहले ही चेक करा चुका होता, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ के साथ हैड आया, हैड के साथ एडवाइस की थर्ड फॉर्म एडवाइज आया, तो यहाँ पे भी शुड के साथ आपको हैव लगाना है, टू इंडिकेट व्हाट, टू इंडिकेट द पास्ट टेंस, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे इफ के साथ, है ना। और ये मैंने बता ही चुका हूँ, ये वाला आपका रूल, कि भाई इफ के साथ अगर आई लग जाए या कोई भी सब्जेक्ट लग जाए, वर आ जाए, तो वो अनरियल कंडीशन को शो करता है, या कोई ऐसे फ्यूचर को शो करता है जो एक्शन अभी फ्यूचर में हुआ ही नहीं है ना। इफ आई वर टॉम आई वुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैं टॉम होता या टॉम की जगह होता तो मैं अपॉर्चुनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, तो यानी कि एक्चुअली में तुम टॉम हो ही नहीं या मैं टॉम हो ही नहीं, है ना, तो अनरियल हो गया। उसके बाद इफ के बारे में और भी है, हाँ ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी कभार इफ की जगह आप हैड का यूज कर सकते हो, शुड का यूज कर सकते हो, या वर का यूज कर सकते हो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर। तो इफ के साथ कभी कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिख जाएंगे एसएससी में भी, कि आपको हैड दे रखा होगा इफ के साथ, या शुड दे रखा होगा, या वर दे रखा होगा, कंफ्यूज मत होना वहां पे कि भाई ये कैसा सेंटेंस बन गया है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखोगे ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले ये वाला रूल, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा देखने में, शुड एडवर्ड ज्वाइन द, सॉरी, शुड एडवर्ड ज्वाइंड द आर्मी ही वुड नॉट रिपेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला रूल पहले नहीं पता होता ना, तो अगर ये पढ़ते तो तुम्हें ऐसा लगता कि यार गलती है ना यहाँ पे होगी, लेकिन शुड जो है ऐसे यूज क्यों हो रखा है, शुड के पहले सब्जेक्ट कहाँ है, या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रखी है ज्वाइंट की, क्योंकि शुड के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कंफ्यूज कर सकता था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शुड के साथ सब्जेक्ट ये है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का रीजन ये है कि ये शुड एक्चुअली में इफ है, क्या है, इफ, क्योंकि इफ के साथ आप क्या कर सकते हो, इफ के साथ आप लगा सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म टू इंडिकेट व्हाट, टू इंडिकेट द अनरियल कंडीशन, ठीक है। तो मतलब वही हो गया कि भाई अगर एडवर्ड, अगर ये होगा, शुड की हिंदी यहाँ पे चाहिए नहीं है, मॉडल वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये इफ की तरह काम कर रहा है। अगर एडवर्ड ने आर्मी ज्वाइन की होती तो वो आज पछताता नहीं, इस तरीके से, या वो पछताता नहीं, रिपेंट मतलब क्या होता है, पछताना, है ना। तो यहाँ पे जो शुड है ना वो इफ की जगह यूज है। उसके बाद है वर भी यूज कर सकते हो, वर शी शुड रिजेक्ट मी, अगर वह तुम होती, अगर वह तुम होती तो वह मुझे रिजेक्ट कर देती, वह मुझे रिजेक्ट कर देती, ठीक है। तो यहाँ पे वर जो है ना इफ की जगह यूज किया गया है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, और हैड का भी कर सकते हो, ठीक है। हैड का मैंने नहीं बनाया बिकॉज इन द वर्ब सेशन आई हैड ऑलरेडी टेकन ऑल द एग्जांपल्स नेसेसरी टू टीच दिस स्लाइड और दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। वर्ब्स को एक बार देख लेना अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो इफ के साथ आप कैसे इफ का है ना, इफ का वेदर की जगह भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, वेदर की जगह भी यूज कर सकते हो आप इसको। कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन होगा हाँ या ना का। तो वहां पे हम जब भी रिपोर्टेड वर्ब को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तो इफ या वेदर का यूज दोनों का कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ जो है वेदर की जगह भी यूज हो जाता है। वेदर की हिंदी क्या होती है इस तरह के सेंटेंसेस में? क्या? कि क्या? जैसे वेदर वांट्स टू नो इफ यू गो बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफ है ना, वो वेदर की जगह यूज हो रखा है। ब्रदर ब्रदर जानना चाहता है कि क्या तुम बस से जाओगे, क्या तुम बस से जाओगे। ठीक है, तो इफ को आप वेदर की जगह भी यूज कर सकते हो, सेंस ऑलमोस्ट वही बनता है। उसके बाद है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या हो गया? अनलेस का मतलब होता है जब तक, और ये भी कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, एक होता है अनटिल। अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है? अनटिल इंडिकेट करेगा टाइम को, अनलेस इंडिकेट करेगा कंडीशन को। जैसे एग्जांपल देता हूं कि भाई मैं जब तक तुम्हें कॉल नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे बुला नहीं लेती, या मैं जब तक तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते, इस तरीके से। आई विल नॉट कॉल यू बैक until you रिप्लाई टू मी और until you डू माई वर्क। ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पे until क्यों आया? क्योंकि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कंडीशन यानी कि टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कंडीशन की बात करूंगा तो अनलेस का यूज करूंगा। ठीक है, किसका यूज करूंगा? अनलेस का। और अनलेस के एग्जांपल्स हैं तुम्हारे सामने ये रहे। ठीक है, अब अनलेस में कुछ बातें जानना जरूरी है कि भाई जो अनलेस का मतलब होता है वो इफ नॉट वाला होता है। इफ नॉट वाला मतलब यहाँ पे जो अनलेस है ना, यहाँ पे जो अन है ये नेगेटिव है। तो इफ नॉट इसलिए बोला जाता है इसको। अनलेस मतलब अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होगा, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, कि भाई कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो ये हमेशा नेगेटिव वर्ड की तरह काम करता है। जैसे अनटिल यूज होता है ना, नेगेटिव सेंस के हैं, तो ऐसे ही अनलेस का यूज होगा। ठीक है, इसका जो होता है नेगेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, और इसके साथ दोबारा नॉट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पे अनलेस में पहले ही अन जो होता है वो नॉट इंडिकेट करता है, तो दो नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे अनलेस के साथ। वैसे पहला वाला सेंटेंस ही देख लो गलत है। क्यों गलत है? कि भाई रेड में है इसलिए गलत है। अनलेस यू डू नॉट नोटिफाई मी, सॉरी नोटिफाई द कंपनी, यू विल नॉट बी ग्रांटेड अ लीव। कि भाई ये क्या कहना चाहता है? कंडीशन के बारे में है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं है। अगर यहाँ पे टाइम की बात होती तो अनटिल का यूज करते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन की बात है। लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना चाहता है कि भाई जब तक तुम कंपनी को नोटिफाई नहीं करते, क्या बोला मैंने? जब तक तुम कंपनी को नोटिफाई नहीं करते। वहां पे नहीं क्यों बोला? क्योंकि पहले बता दिया था ना कि जो अनलेस होता है उसका नेगेटिव मीनिंग होता है, अगर नहीं करते, अगर नहीं करते। ठीक है, तो ये नेगेटिव मीनिंग होता है। तो अगर नेगेटिव मीनिंग पहले ये बोल रहा है, इस वर्ड के अंदर नेगेटिविटी पहले ही है, तो दोबारा नॉट क्यों लगाना? तो इसलिए ये नॉट यहाँ पे प्रेजेंस का जो है ना, नॉट का प्रेजेंस गलत है। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया कि भाई अगर तुम कंपनी को नोटिफाई नहीं करते हो तो तुम्हें लीव नहीं मिलेगी, तो तुम्हें लीव नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे सोचोगे आपकी यहाँ पे नॉट आ रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है इनका काम केवल यहीं तक रहता है, अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज तक। ठीक है, केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज तक ही इनका काम रहता है, किनका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके जो नया सेंटेंस स्टार्ट होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है। उसके अंदर तुम नॉट लगाओ मत लगाओ वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जैसे भी ये सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर अनलेस जिस सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, ठीक है, वहां पे दोबारा नॉट नहीं लगाना है। ये सेम इज विद व्हाट अनटिल के साथ भी है। ठीक है, तो ये कैसे बनना चाहिए? अनलेस यू नोटिफाई द कंपनी यू विल नॉट बी ग्रांटेड अ लीव। कि भाई जब तक तुम कंपनी को नोटिफाई नहीं करते हो तुम्हें लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही बन रहा है। और अनलेस को आप सेंटेंस के बीच में भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर सेंटेंस के बीच में डालोगे लाइक अदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो दोबारा आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, और प्रिंसिपल क्लॉज ये है। एक्चुअली में जो सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होता है या मेन क्लॉज से स्टार्ट होता है। तो ऊपर वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही हम स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो इसलिए कॉमा लगाना जरूरी होता है प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए। यू विल नॉट बी हर्ड अनलेस यू स्पीक अलाउड। इसका मतलब क्या हो गया? यू विल नॉट बी हर्ड अनलेस यू स्पीक अलाउड। तुम जब तक नहीं सुने जाओगे जब तक, या इस तरीके से बोलेंगे, तुम नहीं सुने जाओगे जब तक तुम तेज नहीं बोलते हो। जब तक तुम तेज नहीं बोलते हो तब तक तुम सुने नहीं जाओगे। इस तरीके से अनलेस का यूज करो। ठीक है, कंडीशन है कि भाई अगर या तो तेज बोलो या तुम नहीं सुने जाओगे, कंडीशन हो गया ना, तो कंडीशन शो करता है। ठीक है, या इस तरीके से होता है ना कि भाई मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक बारिश नहीं रुकेगी। मैं नहीं आऊंगा जब तक बारिश नहीं रुकेगी। आई विल नॉट कम अनलेस द रेन स्टॉप्स। है ना? तो वहां पे बारिश होना ना होना कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए अनलेस का यूज बेटर है। चलो उसके बाद क्या है आपका? वेदर।
वेदर क्या होता है? वेदर की हिंदी ध्यान रखो, वेदर की दो हिंदी होती है, एक होती है आपकी क्या, की क्या, सॉरी, की क्या, एक ये हिंदी हो गई, ठीक है। एक और होती है भले ही, भले ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेदर दो तरीके से हिंदी मीनिंग का यूज करता है सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आपके सामने कौन सा आ रहा है, कौन सा हिंदी मीनिंग आ रहा है सेंटेंस के अंदर, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो कंजंक्शन वेदर है, ठीक है, वो डाउट को एक्सप्रेस करता है या चॉइस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। यानी कि आपके पास जब दो चॉइस होती है ना, एक ये चॉइस है, एक ये चॉइस है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों में से एक चूज करना है, तो आप वेदर का यूज करो। आई डोंट नो वेदर आई विल पास और फेल, तो दो चॉइस हो गई देखो, एक तो पास है और एक फेल है ना। तो जब दो चॉइस या दो ऑल्टरनेटिव में चूज करने की बात हो, तो किसका यूज करोगे? वेदर का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, या हमेशा ही मान लो, वेदर के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, सॉरी और आता है, ठीक है। वेदर के साथ जो पेयरिंग बनती है वो और की बनती है, या कभी कभार और नॉट भी आ जाता है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई विल पास और फेल, मुझे नहीं पता कि क्या, हिंदी क्या बनी, कि क्या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो दो चॉइसेस में से या दो ऑल्टरनेटिव में से एक चूज करने के लिए वेदर का, ठीक है। नेक्स्ट, और ये किस लिए यूज होता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी एक्सप्रेस करने के लिए, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फादर आस्क्ड मी वेदर आई वाज होम, ठीक है, कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा, ठीक है, कि क्या मैं घर था, ठीक है। तो पूछताछ के लिए वेदर का यूज कर दो। हिंदी वही बन रही है कि क्या, पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं घर था या नहीं था, है ना। तो वेदर से पता लग जाता है कि दो कंडीशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, या तो घर होगा या नहीं होगा, तो वेदर का यूज सूटेबल है। उसके बाद है इंडिकेटर स्टेटमेंट अप्लाइज विच एवर ऑफ द ऑल्टरनेट मेंशन। हाँ, मतलब ये सेंटेंस वही है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने बताया ना, वेदर के साथ ये भी लगता है और नॉट, ठीक है। या तो और लगाओ केवल, या और नॉट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस कराना चाहते हो। आई एम गोइंग टू लीव फॉर मुंबई राइट नाउ वेदर यू अग्री और नॉट, ठीक है। मैं बिल्कुल इसी वक्त मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, वेदर, भले ही, या सॉरी की क्या, वेदर, है ना। मतलब इसकी हिंदी क्या बनेगी यहाँ पे? भले ही बनेगी, है ना, भले ही। यहाँ पे क्या हिंदी बन रही है? भले ही बन रही है। तो दो तरह की हिंदी बन सकती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, किसकी? वेदर की। या तो की क्या वाली बनेगी या भले ही वाली बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं जो है मुंबई के लिए इसी वक्त निकल रहा हूँ, भले ही तुम्हें एक्सेप्ट हो ये बात या नहीं हो, भले ही तुम्हें स्वीकार हो या नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से वेदर का यूज करोगे। इस केस में वेदर के साथ जो पेयरिंग बनी है और नॉट की बनी है, और ऊपर क्या बना था? वेदर की जो पेयरिंग बनी थी और के साथ बनी थी। तो डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग। एंड आई थिंक कंप्लीट हो गया, नहीं अभी है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट भी बच रहा है। प्रोवाइडेड दैट यूज होता है जब जब आप कुछ काम करने के लिए दूसरी कंडीशन रख देते हो, ठीक है। कि भाई कहते हैं ना कि भाई अ, मैं अगर तुम मुझे बाइक दिलाओगे, या ऐसे बोलते हैं ना, पापा मम्मी से बोल देते हैं, सिंपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूंगा कि भाई मैं क्लास में टॉप जब ही मारूंगा, या मैं जब भी तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, या जब भी मैं पढ़ूंगा, जब तुम मुझे बाइक दिलाने का वादा करोगे, ठीक है, या स्कूटी दिलाने का वादा करोगे, या कंप्यूटर दिलाने का वादा करोगे, इस तरीके से जो बोलते हो ना, तो वहां पे जब शर्त रख दी जाती है एक काम को करने के लिए, तो वहां पे प्रोवाइडेड दैट की यूज होता है, ठीक है। जैसे जो कंजंक्शन मैंने बता ही दिया, ठीक है। जैसे वन कैन बट कार प्रोवाइडेड दैट वन हैज टू पे। अच्छा, यहाँ पे बट नहीं है, वाई है, बाय है। जब भी कहो ये क्या लिखा हुआ है, बट नहीं है, बाय है। वन कैन बाय द कार प्रोवाइडेड दैट वन हैज टू पे इतना रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं है, डॉलर है ना। कि भाई कोई भी ये कार खरीद सकता है, बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट की हिंदी क्या होती है? बशर्ते। बशर्ते आपने सुना होगा, है ना। बशर्ते उसको कितना पे करना पड़ेगा? इतना पे करना पड़ेगा। तो शर्त है, अगर कार को खरीदना है तो इतना पे करो, ठीक है। तो कंडीशन रख दी गई है, तो प्रोवाइडेड दैट भी यूज होता है एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन राइड माय बाइक प्रोवाइडेड दैट यू ड्राइव एज स्लो एज यू कैन। इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई तुम मेरी बाइक को चला सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्ते तुम्हें, अच्छा यहाँ पे ड्राइव नहीं आना चाहिए ना, वैसे इतना कोई मेजर एरर नहीं है। क्यों नहीं आना चाहिए ड्राइव? क्योंकि ड्राइव होता है कार के लिए और राइड होता है बाइक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइडिंग ड्राइव क्या आएगा? राइड आएगा, बट इतना बड़ा कोई मेजर एरर नहीं है। आजकल बोल देते हैं ड्राइव बाइक, सुना है मैंने, एग्जांपल देखा है मूवीज वगैरह में, है ना। तो भाई तुम इतना धीरे चलाओगे जितना तुम धीरे चला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोवाइडेड दैट का यूज कर सकते हो
एंड विद दिस आई थिंक द सेशन इज कंप्लीटेड फॉर टुडेज सेशन, दैट इज फॉर कंडीशन, है ना। तो आज के सेशन में व्हाट वी डिड, वी अंडरस्टूड, वी लर्नड द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस which which are used in a conditional clauses, है ना। तो आज के लिए इतना ही। I hope you must have been liking my lectures and you also like today's lecture of mine, है ना। तो अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे with a different classification of subordinate conjunction. Until then what you have to do, keep on learning, have faith in God, and what, have faith in God and what, do whatever you want to do. Bye bye, take care, and sayonara.